नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतिम लेक्चर में हमने देखा था मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था मध्य प्रदेश में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, उनका निर्माण किस क्रम में हुआ है, और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पठार पाए जाते हैं उनकी उत्पत्ति किस क्रम में हुई है। उन सभी चीज़ों को हमने कल के लेक्चर में देखने का प्रयास किया था। दोस्तों, अगर आपने कल का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ कल का लेक्चर देखिए, क्योंकि आज का आप जो लेक्चर देखने जा रहे हैं उसका संबंध कल के लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा रहेगा। यदि आपको यह पता होगा मध्य प्रदेश में कौन सा पठार किस जगह पर पाया जाता है, उसका निर्माण किस क्रम में हुआ है, तो उस लेक्चर के माध्यम से आप आज के लेक्चर में जो मध्य प्रदेश की हम मृदा आज पढ़ने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ इसके साथ ही जो आगामी लेक्चर होंगे, जैसे मध्य प्रदेश में खनिज उद्योग वगैरह हो गए, और इसके साथ मतलब जो भी लेक्चर होंगे तो उसमें आपको मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक संरचना है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप पहले कल का लेक्चर जरूर देखें, फिर उसके बाद आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में मृदा। तो इसके अंतर्गत हम दोस्तों क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, और साथ ही उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनका यदि बात करें तो उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, और उन गुणों के आधार पर उसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, और उनका विस्तार क्षेत्र क्या रहेगा। इन सभी चीज़ों को आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए लो दोस्तों, आज का लेक्चर अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं मृदा। आखिर ये मृदा होती क्या है। यदि अपन मृदा की बात करें दोस्तों, तो मृदा क्या होती है, तो हम जानते हैं कि भारत जो पृथ्वी की जो भूपटपटी होती है उसकी जो सबसे ऊपरी सतह होती है वो क्या कहलाती है, आपकी मृदा कहलाती है। तो यदि आप परिभाषा की बात करें तो क्या होगी, तो दोस्तों भूपटपटी का वह सबसे ऊपरी परत, यानी भूपटपटी की वह सबसे ऊपरी परत जो कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों, जल, वायु, खनिज पदार्थों आदि से युक्त होती है। मतलब उसके अंदर आपके कार्बनिक पदार्थ ही पाए जाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ ही पाए जाएंगे। कार्बनिक पदार्थ में जैसे आपका ह्यूमस हो गया, ठीक है, और मतलब जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन का अंश पाया जाता है वो आपके कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, तो वो उसमें पाए जाएंगे। साथ ही साथ उसमें अकार्बनिक पदार्थ ही पाए जाएंगे, जैसे आपके कई सारे खनिज हो गए, जैसे लोहा हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह हो गया, तो और फास्फोरस, मतलब ये सारे आपके अकार्बनिक पदार्थ ही पाए जाएंगे। साथ ही साथ उसमें क्या पाया जाएगा दोस्तों, तो उसमें जल भी पाया जाएगा, उसमें वायु पाई जाएगी और खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। तो आपकी मृदा किन किन से युक्त होगी, तो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, वायु, खनिज पदार्थों से युक्त होती है। और साथ ही साथ ये क्या होती है कि वनस्पति, पेड़ पौधे की वृद्धि हेतु सहायक होते हैं। मतलब ये जो मृदा होती है उससे क्या होता है दोस्तों कि इसके ऊपर आपकी जो पृथ्वी का, मतलब आप यदि आज के पृथ्वी की बात करें तो उसमें जितना भी आज अपन जो सांसारिक जीवन देखते हैं, यानी जीवन यदि संभव है तो वो किसके ऊपर संभव है, मृदा के ऊपर संभव है। यदि मिट्टी नहीं होती तो यहाँ पे वनस्पति नहीं उगते, और यदि वनस्पति नहीं उगते तो यहाँ पे जीवन भी असंभव होता। तो जीवन की जो उत्पत्ति है दोस्तों, जो आधार है वो क्या है, मृदा है। तो यह क्या होती है दोस्तों, यह वनस्पति, पेड़ पौधे की वृद्धि हेतु सहायक होती है, और वो क्या कहलाती है, आपकी मृदा कहलाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है दोस्तों चट्टानों के टूटने के क्रम में। यानी जब चट्टानें क्या होती हैं दोस्तों, चट्टानों का अपरदन होता है, उसका निक्षेपण होता है, कई सारी क्या होता है, कोई भी चट्टान होती है तो उस पर क्या होता है कि वायु चलती है उसके ऊपर से, साथ ही साथ उसके ऊपर से पानी का बहाव होता है, बाढ़ आती है, नदियों के पानी द्वारा उसका कटाव होता है। तो आपकी जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं, और छोटे भागों में टूटने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके फैल जाती हैं। तो वही आपकी क्या कहलाती है, मृदा। तो मृदा का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो किससे हुआ है, चट्टानों से। और चट्टानों के बारे में दोस्तों कल हमने बहुत डेप में पढ़ा था। मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा था कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और उनके विकास का क्रम क्या रहा है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों मध्य प्रदेश में मृदा को समझने के लिए आपको चट्टानों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने कल क्या देखा था, चट्टानों का लेक्चर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने चट्टानों का जो लेक्चर है वो देखा होगा और आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा मध्य प्रदेश के किस भूभाग में कौन से क्रम की चट्टान पाई जाती है। क्योंकि किसी भी भाग में जिस क्रम की चट्टान पाई जाएगी वहाँ पे उसी क्रम में या फिर उसी से संबंधित मृदा का विकास हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात किया था आपसे कि जो मालवा वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे दोस्तों कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वहाँ पे दक्कन ट्रैप की काली मृदा, दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें होती हैं उनसे वहाँ पे मृदा का विकास हुआ है, और दक्कन ट्रैप से दोस्तों कैसी काली मृदा का निर्माण होता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश यदि बात करें मृदा की, तो मृदा के कुल प्रकार कितने होते हैं, तो
तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत में और मध्य प्रदेश में दोनों में मृदा के अलग अलग प्रकार होंगे। यानी संपूर्ण भारत की यदि बात करें तो संपूर्ण भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मृदा पाई जाएगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जब अपन भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे कि भारत में कितने 8 प्रकार की मृदा पाई जाएगी, जो कि किसके द्वारा घोषित की गई है? तो ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा 1986 में इन 8 प्रकार की मृदाओं की घोषणा की गई थी। यानी मध्य प्रदेश में अनुसंधान के आधार पर, यानी क्या हुआ, उनका सबसे पहले अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के आधार पर औपचारिक रूप से जो मृदा की घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 1986 में 8 प्रकार की। और मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदाओं की घोषणा की गई थी। यानी मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? तो 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो अभी अपन जो कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाएंगी। जब अपन भारत का भूगोल देखेंगे तो उसके अंदर क्या देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी 8 प्रकार की मृदाएं हैं। तो चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में मृदा के कितने प्रकार हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में 5 प्रकार है मृदा के। कौन कौन सी हैं? तो आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पे होगी आपकी काली मृदा। कौन सी दोस्त मृदा? काली मृदा होगी। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, फिर आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी, फिर लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी, फिर मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी। क्या है दोस्तों, आप सबसे पहले इस पूरी मृदा को मैप में एक बार अच्छे से अपने माइंड में प्लॉट कर लीजिए। आप जब इसको अपने माइंड में प्लॉट कर लेंगे तो आप जब इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन काली मिट्टी की। तो आप दोस्तों काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, दक्कन ट्रैप में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। और दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? कल हमने आपको बताया था दक्कन ट्रैप की चट्टानें का मालवा के पठार पे पाई जाएंगी। तो जो मालवा का पठार और जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होगा, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संक्रमण जो क्षेत्र होगा, जहाँ पे जो सीमा निर्धारित होती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, वहाँ पर आपकी काली मृदा का विस्तार पाया जाएगा। क्योंकि हमने कल पता किया था दोस्त, कल अपन ने चर्चा की थी इस बारे में कि संपूर्ण भारत में जो दक्कन का पठार है या फिर जो काली मृदा जो पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में तो मृदा पाई जाएगी और साथ ही साथ जहाँ पे महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है मध्य प्रदेश से लग के, वहाँ भी इसका विस्तार पाया जाएगा। तो देखते हैं मालवा का पठार दोस्तों कहाँ पे शुरू होता है अपना? मालवा का पठार अपना यहाँ से उज्जैन, राजगढ़ और शाजापुर, आगर मालवा, और यहाँ पे आप आओगे तो राजगढ़, विदिशा, भोपाल, ये सारे जिले मिलेंगे। ये आपके किस में आते हैं? मालवा के पठार में आते हैं। तो यहाँ से लेकर के पूरी महाराष्ट्र की सीमा तक यानी नीचे तक आपको क्या देखने को मिलेगा? काली मृदा देखने को मिलेगी। और काली मृदा को दोस्तों फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है साधारण काली मृदा, दूसरी होती है छिछली काली मृदा और तीसरी होती है गहरी काली मृदा। खैर उसको अपन बाद में देखेंगे जब अपन काली मृदा को डीप में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि मालवा के पठार से लेकर महाराष्ट्र की सीमा तक आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? काली मृदा देखने को मिलेगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट मृदा होती है दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो होती है कौन सी? लाल पीली मृदा। और लाल पीली मृदा का विस्तार दोस्तों कहाँ पे रहेगा? तो लाल पीली मृदा का विस्तार रहेगा बुंदेल जो बघेलखंड का पठार होगा, बघेलखंड के पठार से लेके बालाघाट की सीमा तक। तो बघेलखंड का पठार दोस्तों कहाँ से शुरू होता है? तो आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे आपका सीधी, सिंगरौली, रीवा, पन्ना ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ से लेते हुए और आप वर्टिकली जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बालाघाट और मंडला वाला क्षेत्र। तो यहाँ तक आपकी कौन सी मृदा का विस्तार होगा? लाल पीली मृदा का विस्तार। अब चूंकि यहाँ पे काली मृदा होगी, यहाँ पे लाल पीली मृदा होगी, तो इनका जो बीच का क्षेत्र होगा यहाँ पे आपकी पाई जाएगी संक्रमणीय मृदा। संक्रमणीय मृदा मतलब दोनों के मिलाने से एक मृदा बनेगी, उसको अपन मिश्रित मृदा भी बोलते हैं या फिर वो संक्रमण क्षेत्र में आने वाली संक्रमणीय मृदा भी कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पे कैसी मृदा होगी? तो देखो लाल पीली मृदा यहाँ पे थी तो यहाँ पे अपन ने नाम दे दिया लाल, यहाँ से काली होगी तो काली, तो इसका नाम हो गया लाल काली मृदा। इसको क्या बोला जाता है? इसको मिश्रित मृदा भी बोला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे काली मृदा, यहाँ पर लाल पीली मृदा और इसके बीच में इन दोनों का मिक्सअप होगा क्या? मिश्रित मिट्टी या फिर लाल काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन चलते हैं ग्वालियर वाले क्षेत्र में। यानी अगर ऊपर उत्तर भारत में आएंगे अपन तो उत्तरी मध्य प्रदेश में यहाँ पे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे बालाघाट और यहाँ पे छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र होगा, यानी छिंदवाड़ा और बालाघाट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लैटेराइट मृदा। अब इसके बाद अपन लोग दोस्तों इन मृदा को अपन डीपली पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को ये चार्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, और साथ में
आपको ये बिल्कुल मैप में दोस्तों देखो, मैंने जब पहला लेक्चर लिया था दोस्तों तब भी मैंने आपको बताया था, आप जब भी एमपी पढ़ो तो उसको हमेशा मैप को माइंड में रख के पढ़ो। इससे आपको क्या होगा कि जैसे आप कोई चीज़ भूल जाते हो तो आप क्या करते हो, सीधे मैप को रिकॉल करते हो, और आप मैप को रिकॉल करते हो तो मैप में लिखी हुई चीज़ आप कभी नहीं भूलते हो। जैसे मैंने मान के चलो मैं भूल गया कि यहाँ पे जो लाल पीली मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, तो मैं भूल भी जाऊँ, लेकिन यदि मैंने इसको एक बार मैप में प्लॉट कर लिया तो मुझे ये ध्यान रहेगा कि लाल पीली मृदा मैंने मध्य प्रदेश के मैप में पूरब साइड लिखी थी। और पूर्व साइड क्या पाया जाता है दोस्तों, तो पूर्व साइड आपका बघेलखंड का पठार है। वहाँ पे जिले कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे आपका जिले हो जाएंगे अनूपपुर हो गया, शहडोल हो गया, उमरिया हो गया, ठीक है, और इसके आप नीचे आओगे तो बालाघाट वगैरह, तो मतलब इन क्षेत्र में आपकी कौन सी मृदा पाई जाएगी, लाल पीली मृदा। तो मैप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यदि कोई भी चीज़ रटना नहीं है, समझना है, तो उसके लिए आपको क्या, मैपिंग बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप मैप तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इससे आगे। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले काली मृदा के बारे में। काली मृदा कहाँ से कहाँ तक पाई जाएगी, एक बार आप फिर से देख लीजिए। संपूर्ण मध्य प्रदेश के 45% भूभाग पर दोस्तों काली मृदा पाई जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक, तो मालवा के पठार से लेकर महाराष्ट्र की सीमा तक आपकी काली मृदा पाई जाएगी। तो चलिए अब काली मृदा के बारे में देखते हैं। तो जो काली मृदा है दोस्तों, काली मृदा का अन्य नाम क्या है, तो काली मृदा को अपन रेगुर मृदा, कपासी मृदा, चेरनोजम या फिर इसको करेज मृदा भी बोलते हैं। करेज या फिर कहीं कहीं आपको करेल भी देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे, और साथ में करेल मृदा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको काली मिट्टी के अन्य नाम पता चल गए, कौन कौन से, रेगुर मृदा, कपासी मिट्टी या चेरनोजम और करेल मृदा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, अब अपन देखेंगे काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। आप देखो दोस्तों, कोई भी मिट्टी के बारे में पढ़ो, हमेशा उसके बारे में 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या, सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है क्या उस मृदा को कोई अन्य नाम से पुकारा जाता है, यदि हाँ तो वो कौन कौन से। दूसरा आपको याद रखना है कि उसका निर्माण किस क्रम में हुआ है या उसका निर्माण कैसे हुआ है। तीसरा, उसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उन गुण के बारे में। फिर चौथा, उसके बाद मतलब वहाँ पे आप पाओगे कि उन गुणों के आधार पे वहाँ पे कौन कौन सी फसलों का जो वहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। और छठवा और आखिरी, उनका विस्तार किस क्षेत्र में है। ये 5 चीज़ें आपको, आप कोई भी मृदा पढ़ो, भले आप मध्य प्रदेश की मृदा पढ़ो, भारत की मृदा पढ़ो, आपको इन 5 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले, क्या काली मिट्टी के कोई अन्य नाम हैं, हाँ हैं। कौन कौन से हैं, तो वो होगा रेगुर मृदा, उसके बाद आपकी कपासी मिट्टी, उसके बाद चेरनोजम, उसके बाद करेल मृदा। ठीक है दोस्तों, ये इसके अन्य नाम हो जाएंगे। इसका निर्माण किस क्रम में हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है दोस्तों दक्कन क्रम की बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से या अपरदन से। तो दोस्तों जैसा कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि मध्य प्रदेश में जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो वहाँ पाई जाती हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें। और दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें होती हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, तो उनका निर्माण हुआ है दोस्तों ज्वालामुखी के फटने से। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के क्रम में आपकी बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं, और बेसाल्टिक चट्टानों के क्षरण से ही आपकी क्या बनेगी, काली मिट्टी बनेगी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इस मृदा का, यदि काली मृदा की बात करें तो इसका जो काला रंग होता है, इसका नाम ही है काली मृदा, तो उसका रंग भी कैसा होगा, काला रंग। काला रंग क्यों होता है दोस्तों, तो आयरन की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था लावा निकला, और लावा में पृथ्वी के भूगर्भ में दोस्तों बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। यदि आपने मतलब आप जब भारत का या विश्व भूगोल पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पृथ्वी के अंदर कई सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे सिलिका हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जब मैग्मा बाहर आता है दोस्तों, तो उस मैग्मा के साथ में क्या होता है, आपके खनिज भी बाहर आते हैं। और जब वो ठंडा होता है दोस्तों तो चट्टानें निर्मित होती हैं। उन चट्टानों में किसकी अधिकता रहेगी, जो खनिज आपका मैग्मा के रूप में निकला है, उसके साथ निकला है, आपकी वो चट्टानों, उस चट्टान में उस खनिज की प्रधानता रहेगी। और वही खनिज जो है आपकी मृदा का स्वरूप निर्धारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी आयरन जो काला रंग हो गया वो इसकी किसकी उपस्थिति के कारण है, आयरन की उपस्थिति के कारण होगा। यदि इसकी प्रकृति की बात करें दोस्तों तो ये आपकी क्षारीय प्रकृति की होती है, यानी ये बेसिक सॉइल होती है। कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होगी। और इसका पीएच मान जो है, जब क्षारीय है तो सीधी सी बात है पीएच मान इसका 7 से ज़्यादा ही होना है। आप लोगों ने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ा होगा, पीएच क्या होता है, एसिड मतलब आपकी जो पीएच मान जो अम्लीय कब होता है, क्षारीय कब होता है और उदासीन कब होता है। तो यदि इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच में है
तो नॉर्मल समझने वाली बात है कि वो मृदा आपकी क्षारीय मृदा ही होगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इस मृदा में लोहा, चूना, मैग्नीशियम, फेरस ये आपके अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लोहे की तो हम बात कर चुके हैं दोस्तों, लोहे के कारण यानी इसके कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। तो इसमें लोहे की अधिकता होती है, चूने की अधिकता होती है, मैग्नीशियम की, फेरस की, ये अधिक मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये आपके कम मात्रा में पाए जाते हैं। आप दोस्तों कोई भी मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हो, हमेशा एक चीज़ को हमेशा याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछी आती है कि निम्नलिखित मिट्टी या इस मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कम पाया जाता है या फिर कम मात्रा में पाया जाता है। तो आप 3 नाम याद रखोगे हमेशा के लिए, एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फोरस, एक पोटेशियम, ये हमेशा, और साथ में ह्यूमस, ये आपकी लगभग हर प्रकार की मृदा में कम पाए जाते हैं। इसलिए आप किसका यूज करते हो, आप करते हो खाद का यूज। आप यदि खेती के बारे में थोड़ी जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा खाद जो यूज की जाती है वो NPK के नाम से आती है। किसके नाम से, NPK, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका जो लास्ट होता है वो कौन सा, मैग्नीशियम, ठीक है, और पोटास। तो इन चीज़ों की नॉर्मली जो है वो आपकी इसमें कमी पाई जाएगी। तो किस चीज़ की कमी होगी इसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी होगी। और इसमें ही नहीं, लगभग हर मृदा में इस चीज़ की कमी पाई जाती है। यहाँ पे फसल की बात करें तो कौन सी फसल होगी दोस्तों, यहाँ पे कपास, जैसा कि इसका नाम था कपासी मृदा, इसका नाम कपासी मृदा क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे कपास फसल है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो कपास हो गया, ज्वार हो गया, गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, चना इत्यादि फसल यहाँ पे आपकी की जाती हैं। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ पे होगा, तो इसका विस्तार दोस्तों ने बताया मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यानी मालवा के पठार से लेकर महाराष्ट्र की सीमा तक। इसके बाद दोस्तों बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका कौन सा होगा, साधारण काली मिट्टी, दूसरा छिछली काली मिट्टी और आखिरी गहरी काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी की बात करें तो ये उत्तरी मालवा के पठार पर पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर, आप ये मैप में देखिए, साधारण काली मिट्टी यहाँ पे आपकी पाई जाएगी। कितने प्रतिशत क्षेत्र में है, तो 35% क्षेत्र में, यानी 45 में से 35% में आपकी साधारण काली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों बात करें तो इसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, तो इसका भूरा और हल्का काला, चूंकि साधारण काला नाम है इसका तो इसका नाम रंग भी कैसा होगा, साधारण काला होगा, हल्का सा भूरा रंग होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दूसरा देखते हैं तो वो होगा आपका छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी आपकी सतपुड़ा। आप ये जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र देख रहे हैं नीचे महाराष्ट्र से लगा हुआ, तो यहाँ पे आपकी छिछली काली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पर होगी ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर होगी, महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र जो है, और ये 7% क्षेत्र में आपकी विस्तृत रहेगी। कितने प्रतिशत में, 7% में ये विस्तृत रहेगी। और साथ ही यहाँ पे गेहूं, चावल, कपास, यानी कपास तो होगा ही होगा, और साथ में आपके गेहूं और चावल यहाँ पे कुछ मात्रा में किए जाते हैं। अगली है आपकी गहरी काली मिट्टी। तो ये गहरी काली मिट्टी दोस्तों आपकी पाई जाती है घाटी वाले क्षेत्र में, यानी मध्य प्रदेश में जो घाटी वाला क्षेत्र है, और घाटी कौन सी घाटी है, नर्मदा घाटी है। तो नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र होगा दोस्तों, यहाँ पे आपकी गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी। क्लियर है। यहाँ इसका भी कारण दोस्तों ये कि क्यों पाई जाती है आपके घाटी वाले क्षेत्र में, क्योंकि क्या होता है, घाटी वाला क्षेत्र आपकी जो नॉर्मल सतह होती है उससे काफ़ी नीचे का क्षेत्र होता है। और इस क्रम में क्या होता है दोस्तों, आपकी जो मिट्टी होती है, ऊपर की मिट्टी क्या होती है दोस्तों, कई बार यानी जो जितने भी आपके प्राकृतिक घटक होते हैं, जैसे आपका बरसात हो गया, वायु हो गया, इनके कारण क्या है वो अफेक्टेड रहती है, और जिसके कारण इसकी जो प्रकृति होती है या फिर इसके गुड फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह उसमें चेंजेस हो जाते हैं, और वो आपकी जो है छिछली काली मिट्टी या फिर साधारण काली मिट्टी बनती है। लेकिन आपकी जो घाटी में जो मिट्टी पाई जाएगी वो आपकी लगभग ओरिजिनल कंडीशन में रहेगी, जैसे कि शुरुआत में थी। तो यहाँ पे जो कलर होगा वो कैसा होगा, गहरा काला होगा, या फिर यहाँ पे लोहे का अंश दोस्तों ज्यादा पाया जाएगा, तो इस वजह से इसका कलर कैसा होगा, गहरा होगा, ठीक है। तो गहरी काली मिट्टी दोस्तों कहाँ पे पाई जाएगी, नर्मदा घाटी में पाई जाएगी आपकी है, और साथ ही पश्चिमी मालवा और सतपुड़ा से, यानी आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो घाटी वाला क्षेत्र है नर्मदा घाटी, आपको तो केवल इतना याद रखना है नर्मदा घाटी कहाँ पर है, बस वहीं पे आपकी काली मिट्टी पाई जाएगी। और ये बात करें कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये 3% क्षेत्र में पाई जाती है, और कपास और गेहूँ यहाँ पे नॉर्मली किया जाता है। काली मिट्टी, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको काली मिट्टी के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो अगली मिट्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपकी कौन सी, यहाँ पे बात करेंगे तो अपन अगली मिट्टी देखते हैं, लाल पीली मिट्टी। तो अगली मिट्टी आपकी कौन सी होगी दोस्तों, लाल पीली मिट्टी के बारे में देखते हैं।
लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ पे होगा दोस्तों? तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये आपकी कौन सी है? लाल पीली मिट्टी, यानी बघेलखंड वाला क्षेत्र, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। और यदि इसके निर्माण की बात करें तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से और साथ ही साथ ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कल बताया था, यहाँ पे कौन सी श्रृंखला पाई जाती है दोस्तों? विंध्यन पर्वत श्रृंखला। या फिर यहाँ कौन से क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा था, जो ऊपरी भाग है दोस्तों, यहाँ पे क्या पाया जाता था? यहाँ पे ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें पाई जाती थी। तो लाल पीली मृदा का निर्माण किससे होगा? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें और ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बात करें इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है लाल पीला। ठीक है दोस्तों, कैसा होता है? लाल पीला होता है। यदि इसके पीले रंग की बात करें तो ये फेरिक ऑक्साइड की जब प्लस जल, यानी फेरिक ऑक्साइड और जल जब साथ में क्रिया करते हैं तो आपका जो रंग होगा वो पीला होगा। और जब लोहा यानी लोहे का अंश और फेरिक ऑक्साइड ये आपस में मिलेंगे तो आपका लाल कलर का रंग होगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि इसका जो रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण मेनली होता है। लाल पीला रंग किसके कारण होगा? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। प्रकृति की बात करें तो दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है, यानी इसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो ये कैसी हुई? आपकी अम्लीय प्रकृति की हो गई। फसल की बात करें तो यहाँ पे चावल की फसल दोस्तों सबसे ज्यादा की जाएगी। किसकी फसल की जाती है? यहाँ पे चावल की फसल की जाती है। और आपको पता होगा कि यहाँ से लगा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को दोस्तों पहले मध्य प्रदेश में आता था जो, तो उसको पहले क्या बोला जाता था? धान का कटोरा, यानी यहाँ पे चावल सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये जो फसल मिट्टी होगी वो किसके लिए उपयुक्त रहेगी? आपकी धान की खेती के लिए, यानी चावल के लिए उपयुक्त रहेगी। विस्तार की बात करें तो ये आपके बालाघाट से लेकर बघेलखंड हम चर्चा कर चुके हैं। बालाघाट आपका यहाँ पे रहेगा और बालाघाट से लेकर बघेलखंड तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के लगभग 37% भूभाग पर विस्तृत रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि आपने कल का लेक्चर देखा होगा दोस्तों मध्य प्रदेश के चट्टानों के बारे में, तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। तो अगली प्रकार की मृदा की बात करते हैं दोस्तों, जो कि होगी आपकी मिश्रित मृदा। और मिश्रित मृदा को हमने क्या बोला था दोस्तों? तो उसको बोला था लाल, पीली और काली मृदा। यानी इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? तो वो लाल पीली मृदा और काली मृदा का जो बीच में संक्रमित क्षेत्र था उसमें इसका निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों के अपर्दन से। मतलब यहाँ पे जो क्षेत्र है, यानी कहाँ पे पाई जाएगी लाल पीली मृदा या मिश्रित मृदा? तो वो आपकी ये वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। और यहाँ पे हमने कल बताया था कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है? तो यहाँ पे आर्कियन क्रम की नीस और ग्रेनाइटिक चट्टानों का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो मिश्रित मृदा का निर्माण होगा वो भी किससे होगा? तो आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट और जो नीस की चट्टानें होती हैं उनके अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो आपकी ये जो मृदा रहेगी दोस्तों, ये किसका मिश्रण रहेगी? तो ये काली मृदा और लाल पीली मृदा का ये मिश्रण रहेगी। और साथ में ही ये जो मृदा होती है वो रेत और बालू के फॉर्म में पाई जाती है। यानी यदि आप यहाँ पे सतना, रीवा, पन्ना या फिर यहाँ पे छतरपुर, टीकमगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आप कभी घूमने गए होंगे तो यहाँ पे जो मृदा पाई जाएगी वो रेत और बालू के फॉर्म में पाई जाएगी दोस्तों। किस फॉर्म में? रेत और बालू के फॉर्म में। आपने देखा होगा वहाँ पे लाल कलर की मृदा जो पाई जाएगी वो लाल और काली मिक्स रहती है और साथ में बालू के फॉर्म में होती है वो मृदा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या रहेगा? तो इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी रहेगी, यानी वही कमी आपकी इस मिट्टी में भी रहेगी। और साथ ही साथ इस मिट्टी में भी क्या रहेगा? तो इसमें भी फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी रहेगी। फसल की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मोटे अनाज की फसल की जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका प्री एग्जाम में या फिर जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश में मोटे अनाज की फसल किस क्षेत्र में की जाती है या फिर किस प्रकार की मृदा में की जाती है। तो यदि क्षेत्र पूछेगा तो आपका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? आप ये जो बेल्ट देख रहे हैं दोस्तों, बीच वाला बेल्ट देख रहे हैं, यदि आपने मैपिंग अच्छे से की होगी तो आप ये भी बता सकते हैं यहाँ पे जिले कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे निवाड़ी जिला होगा, यहाँ पे टीकमगढ़ होगा, छतरपुर होगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पे दमोह, सतना, यहाँ पे पन्ना, ठीक है, ये सारे जिले होंगे। तो आप यहाँ से एक अप्रोक्स आइडिया बता सकते हैं कि इन जिलों में जो है मोटे अनाज की खेती की जाती है। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं दोस्त? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, जो यदि पहले की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटे अनाज की जो खेती है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन में आपके क्या थे? तो ऑप्शन में आपके थे, मान के चलो यहाँ पे उज्जैन दे दिया एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे मान के चलो ग्वालियर दे दिया, एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे मान के चलो खंडवा दे दिया, और एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे आके दमोह, सतना या फिर छतरपुर में से कोई एक जिला दे दिया। तो आप देख
देखते ही समझ जाएंगे क्या मोटे अनाज कहाँ पे होंगे। मोटे अनाज वहाँ पे होंगे जहाँ पे आपकी मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी। मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो वो आपके बघेलखंड वाला जो क्षेत्र होगा और उससे जो नीचे वाला क्षेत्र होगा वहाँ आपकी मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी। तो यहाँ आपके क्या होंगे दोस्तों, मोटे अनाज की खेती की जाएगी। और मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं, तो मोटे अनाज में आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब आपके मोटे अनाज में आते हैं। आगे चलें दोस्तों, इसका विस्तार कहाँ पे होगा, तो इसका विस्तार देखो दोस्तों, जिलों के नाम बताए गए हैं, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी इत्यादि जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। आपको दोस्तों मैप में बिल्कुल माइंड सेट करके बैठना है कि आपके ये वाले क्षेत्र यदि कोई जिला है तो वो मैप में कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक मिट्टी मिश्रित मृदा तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अगली मृदा की बात करते हैं, जो कि आपकी रहेगी कौन सी, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो है उसका कोई अन्य नाम है क्या, हाँ क्या नाम है, तो वो है दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। इसको दोमट मिट्टी भी बोला जाता है और कछारी मिट्टी भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण दोस्तों हुआ है, ध्यान रखना, आपका जो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, जलोढ़ मृदा बेसिकली भारत में कहाँ पे पाई जाती हैं, तो जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो भारत में बेसिकली उत्तर भारत के आप जो पठार देखते हैं, यानी उत्तर भारत का जो मैदान देखते हैं, उत्तर भारत के मैदान में आपकी जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। यानी यदि उसको बोला जाए तो गंगा यमुना का जो मैदान होगा दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश और ऊपर पंजाब हो गया, ठीक है, राजस्थान इस साइड ऊपर जाएंगे तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और ऊपरी मध्य प्रदेश में या उत्तरी मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपकी जो है गंगा यमुना के मैदान में आपकी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो ठीक है, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो आपकी इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से। यानी इस क्रम में यदि बात करें तो यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी बहती है चंबल नदी। तो चंबल नदी के द्वारा और कालांतर में, यानी आप यदि आप भूतकाल की बात करें तो आपके यहाँ पे कभी ना कभी यहाँ तक, यदि मतलब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कम से कम हजारों लाखों साल पहले की, जब अपनी पृथ्वी जो थी वो निर्माण के क्रम में थी। तो उस टाइम पे दोस्तों क्या होता था कि आज अपन जो भारत की कंडीशन देखते हैं कि जरूरी नहीं है आपकी जो नर्मदा नदी है या फिर आपकी जो गंगा नदी है, जिस रूट से आज हम उसको जाते हुए देखते हैं तो हमेशा से वहीं से जा रही होगी, नहीं, वो पहले उसका काफ़ी विस्तार स्वरूप होता था। और यदि हम उस टाइम पे गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के जो मैदान थे या फिर उसका जो बहाव था, उसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत था, तो मध्य प्रदेश तक विस्तृत हुआ करता था। और जिसकी मृदा जो है दोस्तों आज भी अपन को उत्तरी मध्य प्रदेश वाले भाग में देखने को मिलती है। तो उत्तरी मध्य प्रदेश में जो मृदा मिलती है उसको क्या जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और उसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है, तो उसका हुआ है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से। और बेसिकली कौन सी नदी से, तो वो आपके गंगा जो मैदान वाला होता है, गंगा मैदान वाला क्षेत्र होता है, उसमें ये आता है। और नदी की बात करें तो यहाँ पे आपकी चंबल नदी इंपॉर्टेंट जो यहाँ से बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें दोस्तों तो देखो ये आपकी जलोढ़ मृदा होती है, ये सबसे नवीन मृदा होती है। नवीन मृदा मतलब ये जो मिट्टी बहाकर लाती है, ये हर बार क्या करती है दोस्तों, हर बार यहाँ की नदियों में बाढ़ आएगी और पानी साथ में बहेगा। और पानी बहेगा तो ये क्या करती है कि जो चट्टानें होती हैं वहाँ से नई मृदा का अपरदन करती हैं और उसको एक मैदानी क्षेत्र में ला के बिछा देती हैं। तो आपकी जो मृदा होगी दोस्तों वो ओरिजिनल होगी, और साथ में ही आपकी जो मृदा चट्टानों से काट कर मृदा लाई गई है वो आपकी ताजी मृदा होगी। ताजी के साथ ही वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी। जितनी ज़्यादा ताजी होगी उतने ज़्यादा उसमें खनिज तत्व पाए जाएंगे, और जितने ज़्यादा खनिज तत्व पाए जाएंगे वो मृदा उतनी ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है दोस्तों, आपकी जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, और जो उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी भारत वाला क्षेत्र है या फिर उत्तर भारत के जो मैदान है वहाँ पे आपकी जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, खैर वो आपके मध्य प्रदेश से भारत का भूगोल पढ़ोगे तो उसमें आप और चर्चा ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे। तो निर्माण कैसे हुआ इसका, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से। और ये मृदा आपकी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, और इसका जो मान होता है दोस्तों, पीएच मान होता है वो 7 होता है, जिसके कारण इसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। यानी सीधी सी बात है, जब इसमें नदियों के पानी जो मतलब नदियों में जल बहता है उस जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से हुआ है। और नदियों का पानी हम जानते हैं दोस्तों सबसे स्वच्छ पानी होता है, यानी वो क्या होता है, बहता हुआ जल होता है। और इस हिसाब से वो पानी क्या होता है, सबसे साफ पानी होता है। यदि उसके पीएच की बात करें तो पीएच मान उसका लगभग 7 के बराबर होता है, अप्रॉक्स 7 होता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी उसका भी मान कितना होगा, तो उसका भी मान आपका पीएच 7 होगा। ठीक है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी रहेगी। कमी की बात करें इसमें किसकी कमी रहेगी, तो इसमें वही फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी रहेगी। ठीक है,
और साथ में ही दोस्तों ये वाली जो मिट्टी आपकी, यदि जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये वाली मिट्टी आपकी अवनालिका अपरदन से ग्रसित है। आपने सुना होगा कि जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे बड़े बड़े खड्डर पाए जाते हैं। खड्डर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ की मान के चलो जलोढ़, वहाँ पे आपकी जो मिट्टी होगी जबलपुर आपका जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पे चंबल नदी बहती है। और चंबल नदी क्या होती है कि इतनी तीव्र गति से बहती है कि वो अपने बीच में आने वाली मिट्टी को काट देती है। ठीक है, और मिट्टी को काटने के क्रम में क्या होता है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढों का और खड्डरों का निर्माण होता है, जो कि वहाँ पे यदि देखा जाए तो वहाँ पे डकैत वगैरह के लिए वहाँ को आश्रय प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ी होगी कि भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, डाकू और ये आपके जो डाकू होते हैं, जितने भी डकैत वगैरह होते हैं, उन सभी की आश्रय स्थली है कौन, भिंड मुरैना। ठीक है, और वो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहाँ पे अवनालिकाओं का अपर्दन हुआ है, यानी अवनालिकाएं वहाँ पे खड्डर और वहाँ पे जो उत्खात भूमि होती है उसका वहाँ पे निर्माण हुआ है। और वो इतनी ऊंची होती है दोस्तों कि यदि आप वहाँ पे जाके खड़े भी हो जाओ, आपके बराबर से यदि एक के ऊपर एक करके 3 भी खड़े हो जाओगे तो वहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे दिखाई नहीं देगी। यानी लगभग उसकी गहराई की बात करें तो कम से कम 20-20 फुट या फिर 25-25 फुट तक वो आपकी गहरी जो खड्डर होते हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें फसल की, तो फसल कौन सी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट फसल यहाँ पे होती है दोस्तों सरसों। कौन सी, सरसों की फसल सबसे ज़्यादा की जाती है। फिर उसके साथ ही साथ वहाँ पे गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा की जाती है, और वहाँ पे चना, जौ इत्यादि की फसल की जाती है। यदि प्रमुख रूप से बात करें तो वहाँ पे सरसों और गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। आप लोगों को पता होगा सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो उत्तरी भारत में होता है। और उत्तरी भारत मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश, यानी भिंड मुरैना ग्वालियर वाले क्षेत्र में आपके सरसों की उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। विस्तार कहाँ पे होगा तो हम चर्चा कर चुके हैं इसका विस्तार, भिंड मुरैना श्योपुर ग्वालियर, ठीक है, इस क्षेत्र में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा होगा। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के 3% क्षेत्रफल पर ये विस्तृत रहेगी। कौन सी मृदा आपकी, जलोढ़ मृदा। अंतिम मृदा की बात करते हैं दोस्तों, जो कि होगी आपकी लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट मृदा को दोस्तों यदि बात करें इसका अन्य नाम क्या होगा, तो इसको सबसे ज़्यादा मतलब एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन कभी पूछा जा सकता है। इसका अन्य नाम जो है वो है भाटा। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, इसको भाटा भी बोला जाता है, और साथ ही साथ इसको लाल बलुई मृदा भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, निर्माण कैसे हुआ है तो ध्यान रखना दोस्तों, लेटेराइट मृदा का निर्माण उस क्षेत्र में होता है या फिर उस भूभाग पर होता है जहां पर आपकी वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, यानी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए। साथ ही साथ वहां पर जो सूर्य की गर्मी होती है या फिर सूर्य का टेम्परेचर तापमान होता है वो अधिक तापमान वाला क्षेत्र होना चाहिए, मतलब अधिक वर्षा और अधिक तापमान। जहां पर आपकी ये दोनों कंडीशन मैच कर जाएंगी वहां पर आपकी लेटेराइट मृदा का निर्माण होगा। इसी क्रम में दोस्तों आपने भारत के भूगोल में ये चीज़ कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि भारत में जो लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, पश्चिमी तट के किनारे पर हुआ है। और पश्चिमी तट के किनारे पे हम जानते हैं कि वहाँ पे जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, और वहाँ पे सूर्य का जो मतलब जो तापमान होता है अपने यहाँ पे तापमान भी वहाँ पे मैक्सिमम रहता है। तो इस क्रम में क्या होता है दोस्तों, उस में जो वर्षा होगी और यहाँ पे जब दोनों कंडीशन मैच कर जाती हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं निच्छालन की क्रिया, और निच्छालन की क्रिया के फलस्वरूप दोस्तों लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पे 2-3 बातें बिल्कुल याद रखनी है। पहली क्या कि लेटेराइट मृदा कहाँ पे निर्मित होगी, अधिक वर्षा और शुष्क मौसम वाले क्षेत्र में, यानी यहाँ पे तापमान भी अधिक होना चाहिए और वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। वर्षा की बात करें तो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक, और तापमान भी आपका लगभग 40-45 डिग्री सेल्सियस के समथिंग वहाँ पे पहुँचना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बात करें इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है निच्छालन प्रक्रिया के फलस्वरूप, यानी आपको एक वर्ड याद रखना है दोस्तों यहाँ पे निच्छालन। ठीक है, निच्छालन क्या होता है दोस्तों, जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे या फिर आप भारत में जो मृदा वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा डीपली ये चीज़ समझने में आएगी कि निच्छालन की प्रोसेस क्या होती है। तो आपको केवल यहाँ पे याद रखना है लेटेराइट मृदा मतलब निच्छालन की क्रिया। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों यहाँ पे क्या किया, फसलें कौन सी होंगी, तो यहाँ पे दोस्तों बागानी फसलें सबसे ज़्यादा की जाती है। आपने देखा होगा जो उत्तरी भारत हो या फिर पश्चिमी घाट जो है भारत का, तो यहाँ पे बागानी फसलें की जाती हैं। कर्नाटक वाला जो क्षेत्र हो गया वहाँ पे क्या कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इनकी खेती की जाती है। तो यहाँ पे किस प्रकार की खेती होगी, तो यहाँ पे बागानी खेती यानी चाय कॉफ़ी की खेती की जाएगी, और साथ ही इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी, यानी इसका पीएच का मान कितना होगा, तो 7 से भी कम इसका पीएच का मान होगा। ठीक है, इसका भी कारण होता है दोस्तों पीएच का मान 7 कम होगा, क्योंकि हमने बात की है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, पानी होगा। जब पानी ज़्यादा होगा तो वो क्या करती है कि अपने साथ में जो उसके पोषक तत्व होते हैं उनको कहाँ ले जाती है, मृदा के नीचे ले जाती है,
जो अपना जो ऊपरी संस्तर होता है, एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, मृदा को जब आप पढ़ेंगे तो उसको कई सारे संस्तरों में बांटा गया है, जैसे ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर। तो उनमें क्या होता है कि ऊपरी संस्तर में जो खनिज तत्व वगैरह पाए जाते हैं वो मृदा के साथ कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और साथ में जब वहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम या फिर अधिकतम टेम्परेचर होता है तो उस क्रम में क्या होता है कि वहाँ की मृदा में जो मिट्टी होती है, नमी होती है, वो क्या होती है, सोख ली जाती है मृदा तापमान के द्वारा, और वहाँ पर एक मृदा का निर्माण होता है जिसको अपन बोलते हैं लैटराइट मृदा। इसको अपन लैटराइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, या फिर हिंदी में बात करें तो इसको निच्छालन प्रक्रिया भी बोला जाता है। आपकी यही होती है निच्छालन की क्रिया। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है, इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो हुआ है निच्छालन प्रक्रिया के फलस्वरूप। बागानी खेती के लिए फेमस रहेगी है और अम्लीय प्रकृति की रहेगी, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस का अभाव रहेगा। ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं। हम जो अपनी खाद यूज करते हैं वो क्या करते हैं, NPK। तो आपकी सीधी सी बात है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ह्यूमस, इन सभी की इसमें कमी रहेगी। लोहा और सिलिका की इसमें अधिकता रहेगी दोस्तों। क्या, लोहे और सिलिका की अधिकता होती है। वही होता है जब उसमें निच्छालन की प्रोसेस होती है तो लोहा और सिलिका जो है वो आपके ऊपरी संस्तर में रह जाता है। इस कारण यहाँ पे आपको लोहे और सिलिका की अधिकता मिलने वाली है। विस्तार की बात करें दोस्तों तो इसका विस्तार केवल मध्य प्रदेश के 2 जिलों में पाया जाता है, वो है आपका छिंदवाड़ा और बालाघाट। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि छिंदवाड़ा और बालाघाट वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये रही दोस्तों आपकी 5 प्रकार की मृदा। आज हमने बात की है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा के बारे में, और इसके अंतर्गत दोस्तों हमने देखा है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। हमने इसको मैप के थ्रू भी देखा और साथ ही साथ इसको डीपली भी देखा। सारी मृदाओं के बारे में हमने इसमें डीपली भी डिस्कस किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें आपको एकदम समझ में आई होंगी। और आपने यदि हमारे पिछले लेक्चरों को नहीं देखा है दोस्तों तो इसके पहले भी हम लगभग 6-7-8 लेक्चर हमारे डल चुके हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने मध्य प्रदेश का गठन हो गया, सामान्य परिचय हो गया, और राष्ट्रीय उद्यान हो गए, अभ्यारण्य हो गए, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हो गया, भूगर्भिक इतिहास हो गया। इन सभी चीज़ों को हम पिछले लेक्चरों में देख चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके उन लेक्चरों को प्ले करके अवश्य देखें। ठीक है, और यदि वहाँ भी देखना नहीं चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।